हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, और पिछली वीडियो में हमने जो शासक पढ़े थे जिनमें अल्लट, उसके बाद में हमने कर्ण सिंह, फिर छेम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इन शासकों के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, आज हमें जो शासक पढ़ना है उसका नाम है रतन सिंह। कौन पढ़ना है हमें आज? रतन सिंह। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में। मेवाड़ का जो अगला शासक है वो कौन हुआ है? रतन सिंह। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और नेपाल में जाकर उसने गोहिल वंश की क्या की थी? स्थापना। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और रतन सिंह बड़ा बेटा था समर सिंह का, तो समर सिंह के बाद में अगला जो शासक बना है वो कौन हुआ है? अपना रतन सिंह। तो देखिए, रतन सिंह शासक बना है। रतन सिंह की बात करें तो दोस्तों, रतन सिंह के काल की सबसे प्रमुख घटना, इसके काल की सबसे प्रमुख घटना, रतन सिंह के काल की जो सबसे प्रमुख घटना थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। रतन सिंह के काल की प्रमुख घटना थी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, यानी कि इस पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे पहले देखेंगे हम आक्रमण क्यों किया है, क्या कारण मिलते हैं। तो रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है और इसके क्या कारण मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन कारणों के बारे में बता रहा हूं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जब इम्पोर्टेंट कारण आएंगे तो मैं फिर आपको बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट कारण हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के जो कारण मिलते हैं, कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक व आर्थिक महत्व। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक व आर्थिक महत्व, ये एक कारण है। मैंने समर सिंह में आपको एक चीज़ बताई होगी कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान अपने मंत्री निम्बा के कहने पर समर सिंह ने अलाउद्दीन से क्या वसूला था? कर वसूला था। वो भी आक्रमण का एक कारण मिलता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात अभियान के दौरान समर सिंह द्वारा कर वसूलना, ये भी एक कारण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान समर सिंह द्वारा कर वसूलना, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का एक क्या मिलता है? कारण मिलता है। अब देखिए दोस्तों, दो महत्वपूर्ण जो कारण मिलते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के जो महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पुलिस 2007 में एक बार क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का राजनीतिक कारण क्या था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, और इन आक्रमण के कारणों की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के जो कारण मिलते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण, पहला जो कारण है ये है राजनीतिक कारण। पहला कारण कौन सा है? राजनीतिक कारण। कौन सा कारण है दोस्तों? राजनीतिक कारण। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो राजनीतिक कारण मिलता है, ये मिलता है अलाउद्दीन खिलजी की
साम्राज्यवादी नीति। कौन सा कारण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कैसा कारण है? राजनैतिक कारण है। इसके बाद बात करें हम दूसरा जो कारण है, कौन सा? तात्कालिक कारण। दूसरा कारण दोस्तों कौन सा है? तात्कालिक कारण। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो तात्कालिक कारण मिलता है वो मिलता है पद्मिनी को प्राप्त करना। क्या मिलता है दोस्तों? पद्मिनी को प्राप्त करना। राजा रतन सिंह की एक रानी हुई थी पद्मिनी, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, और इस पद्मिनी की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कैसा कारण है? तात्कालिक कारण है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का राजनीतिक कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और तात्कालिक कारण है पद्मिनी को प्राप्त करना। दोस्तों, 4 प्रमुख कारण बताए मैंने। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक व आर्थिक महत्व है, अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान समर सिंह ने इससे टैक्स वसूला था, और 2 प्रमुख कारण हैं, एक साम्राज्यवादी नीति और पद्मिनी को प्राप्त करना। पुलिस से 2007 में क्वेश्चन आया था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का राजनीतिक कारण है, और ज़्यादातर बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस समय बस उन्हें एक चीज़ दिमाग में रहती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर क्या किया था? आक्रमण। तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमसे राजनीतिक कारण पूछा जा रहा है या तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है, और ज़्यादातर बच्चे करके आए थे पद्मिनी को प्राप्त करना। इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का क्या हुआ था? गलत। तो एग्ज़ाम में हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमसे कौन सा कारण पूछा जा रहा है। अगर तात्कालिक पूछे तो करके आना है पद्मिनी को प्राप्त करना, अगर पूछ रहा है राजनीतिक कारण तो क्या करके आना है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। तो देखिए, ये अलाउद्दीन के आक्रमण की सबसे प्रमुख घटना है रतन सिंह के काल की, और इसके कारण हैं इम्पोर्टेंट कारण। ये 2 कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक राजनीतिक कारण और दूसरा तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और तात्कालिक कारण है पद्मिनी को प्राप्त करना। तो एक पद्मिनी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया है। तो इस पद्मिनी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये पद्मिनी कौन है, कहाँ से आई है। तो देखिए दोस्तों, पद्मिनी बात करें पद्मिनी की, तो दोस्तों पद्मिनी की जो बात जिक्र करें हम, पद्मिनी यह है सिंघल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सिंघल द्वीप। और सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी है? सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी है कौन? पद्मिनी। पद्मिनी के पिता का नाम, पद्मिनी की बात करें पिता, तो इनके पिता का नाम है गंधर्व सेन। क्या नाम है दोस्तों? गंधर्व सेन। इनकी माता का नाम है चंपावती। क्या नाम है? चंपावती। देखिए, पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी है? सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी है। पिता का नाम है गंधर्व सेन, माता का नाम है चंपावती, और पद्मिनी एक तोता रखती थी, हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता। यह हीरामन तोता रखती थी। हीरामन तोता कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है दोस्तों, याद रखना। हीरामन तोता मानव की आवाज़ में बोलता है, हूबहू मानव जैसे बोलता है। कौन सा तोता? हीरामन तोता। और हीरामन जो तोता है, याद रखना दोस्तों, हीरामन तोता राजस्थान में वर्तमान में ये गागरोन झालावाड़ में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? गागरोन झालावाड़ में मिलता है। हीरामन तोता राजस्थान में गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मिलते हैं। तो हीरामन तोता हूबहू मानव की आवाज़ में बोलता है। देखिए दोस्तों,
पद्मिनी सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। यह कौन सा तोता रखती थी? हीरामन तोता रखती थी। इसके पिता का नाम गंधर सेन, माता का नाम चंपावती। और हीरामन तोता राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? गागरोन, झालावाड़। जो सारी घटना है ये पूरी तरह हीरामन तोता की वजह से हुई है। हीरामन तोता ने ही पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को दी थी, यानी रतन सिंह को जो पद्मिनी की जानकारी मिली थी वो इस तोते से ही मिली थी। देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि ये तोता, जो हीरामन तोता है, ये कहाँ किसका है? पद्मिनी का। तो ये हीरामन तोता श्रीलंका से उड़कर, कहाँ से? श्रीलंका से उड़कर कहाँ आ गया? मेवाड़। अब मेवाड़ आ गया तोता जब मेवाड़ आ गया, श्रीलंका में तो सभी को पता था कि ये तोता किसका है? राजकुमारी पद्मिनी का। तो श्रीलंका में तो अगर ये तोता किसी भी मिल भी जाता तो वो सीधे पद्मिनी के पास में पहुंचा देता। लेकिन यहाँ मेवाड़ में किसी को नहीं पता कि ये हीरामन तोता किसका है। जब ये तोता मेवाड़ में आया तो मेवाड़ में ये तोता शिकारी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? शिकारी ने। शिकारी तोते को मारने ही वाला था, इतनी देर में तोता बोल गया मुझे मत मारो। शिकारी एक बार को तो बहुत डर गया कि ये तोता है, मानव की आवाज़ में बोल रहा है, इसमें क्या हो गया है। तो शिकारी जब डर गया, शिकारी ने फिर थोड़ा शांत होकर सोचा और शिकारी ने एक बात सोची कि अगर मैं इस तोते को मारकर खा गया तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा, पर अगर ये तोता मैंने राजा रतन सिंह को दे दिया तो मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। तो शिकारी ने ये तोता किसे खा दिया? किसे दे दिया? रतन सिंह को। राजा रतन सिंह को ये तोता दे दिया। अब रतन सिंह को तोता दे दिया तो रतन सिंह ने क्या किया? इस तोते को एक पिंजरे में कैद कर दिया। रतन सिंह ने तोते को किस में कैद कर दिया? पिंजरे में कैद कर दिया। पिंजरे में तोता बैठा हुआ है। यहाँ देखिए रतन सिंह की एक और रानी हुई है जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रतन सिंह की वो रानी एक दिन इस तोते के सामने आकर खड़ी हो गई और तोते से आकर पूछती है, बता तोते, इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई है क्या? तोता उस रानी को देखता है और उस रानी से कहता है कि तुम तो कुछ भी खूबसूरत नहीं हो, खूबसूरत तो हमारी राजकुमारी है। कौन? पद्मिनी। पद्मिनी के बारे में बताता है तोता उस रानी को, यानी कि जो रानी थी रतन सिंह की, उस रानी को पद्मिनी के बारे में कौन बताता है? हीरामन तोता। देखिए पद्मिनी से संबंधित जो पुस्तक है वो है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह सूरी के काल में 1540 ईस्वी में लिखी थी। तो उस पुस्तक में स्पेशल इस आक्रमण का या पद्मिनी का क्या किया गया है? वर्णन। और मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी, राजस्थान इतिहास की सबसे सुंदर महिला पद्मिनी को बताया गया है। और पद्मिनी के बारे में कहा गया है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि पद्मिनी जब पान खाती थी और पान के थूक को अंदर लेती थी तो वो थूक दिखता था कि गया। पानी पीती थी, पानी का घूंट अंदर लेती थी, पानी का घूंट दिखता था गया। पद्मिनी हाथ लगाते ही खून चुपचावा आता था। इतनी सुंदर कौन थी? पद्मिनी। तो यही बात तोते ने किससे कह दी? रानी से। अब आपको पता होगा कि लेडीजों की एक खास बात कि पेट में कोई बात पचती नहीं। तो यहाँ पर इस रानी ने पद्मिनी की जानकारी किसे दे दी? रतन सिंह को। किसे दे दी? रतन सिंह को। पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को दे दी। अब रतन सिंह जानकारी मिलते ही रतन सिंह का दिमाग खराब। रतन सिंह सोच रहा है पद्मिनी मेरी होनी चाहिए। तो रतन सिंह पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यहाँ मेवाड़ से भेष बदल कर कहाँ पहुँच जाता है? श्रीलंका। रतन सिंह कहाँ पहुँच गया? श्रीलंका। आपने गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। वो किसने गाया है? रतन सिंह ने। रतन सिंह कहाँ पहुँच गया? श्रीलंका। श्रीलंका का इस समय शासक कौन है? गंधर्व सेन। श्रीलंका का शासक कौन है? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के सामने कौन पेश किया गया? रतन सिंह। जब गंधर्व सेन के सामने रतन सिंह पेश किया गया तो गंधर्व सेन रतन सिंह से पूछा कि बता भाई कौन है? तो इसने बता दिया ऐसे ऐसे मेवाड़ का राजकुमार हूँ, समर सिंह का पुत्र हूँ, नाम है रतन सिंह। सुनते ही गंधर्व सेन
बहुत वो हो गया कि महाराज, क्योंकि इस टाइम मेवाड़ की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, मेवाड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रियासतों में गिना जाता था। मेवाड़ अगर इतनी बड़ी रियासत था इस टाइम, तो श्रीलंका इतनी सी रियासत थी। तो यहाँ पर गंदर सेन ने कहा है, महाराज आपने क्यों कष्ट किया, मुझे ही बता देते, मैं ही आपसे मिलने चला था, क्या काम था ऐसा जो आपको यहाँ आना पड़ गया। उसने कहा कुछ नहीं, हमने सुना है तेरी पुत्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम स्वयं देखने चले आए कि कितनी खूबसूरत है। कुछ बातें बताती हैं कि यहाँ रतन सिंह मोतियों की खोज में गया था। कोई भी बात हो, यहाँ पर रतन सिंह गंदर सेन के सामने जैसे ही ये बात कहता है कि पुत्री खूबसूरत है, जैसे ही रतन सिंह पद्मिनी को देखता है तो तुरंत रतन सिंह, जो तोते ने बताई थी उससे भी ज़्यादा सुंदर कौन दिखती है, पद्मिनी। पद्मिनी उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो रतन सिंह तुरंत अपना विवाह प्रस्ताव किसके लिए रख देता है, गंदर सेन के सामने, कि मैं आपकी पुत्री से क्या करना चाहता हूँ, शादी। गंदर सेन इस बात से खुश था कि चलो मेरी बेटी को इतना अच्छा पति मिलेगा, इतना अच्छा रास्ता घर चल कर आया है, तो गंदर सेन भी शादी के लिए क्या कर देता है, हाँ। और रतन सिंह की शादी किससे हो जाती है, पद्मिनी से। रतन सिंह पद्मिनी को लेके वापस कहाँ जाता है, मेवाड़। रतन सिंह पद्मिनी को लेके वापस कहाँ जाता है, मेवाड़। अब मेवाड़ में जब आ जाता है तो देखिए, रतन सिंह जैसे ही पद्मिनी को मेवाड़ में लेकर आता है, पहले रतन सिंह दान करता था डेली, अब दान कौन करती है, पद्मिनी, यानी पद्मिनी के हाथों से दान करवाता है। एक दिन ऐसे ही दान दे रही थी कौन, पद्मिनी, और इस दान देने वाले की लाइन में एक ब्राह्मण लगा हुआ था। ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। कौन सा ब्राह्मण था, राघव चेतन। राघव चेतन की नज़र दान पर कम, दान देने वाली पर ज़्यादा थी। ये सोच रहा था पद्मिनी है तो मेरे लायक ही, रतन सिंह के हाथ तो वैसे ही पड़ गई है, अगर मेरी होती तो मैं इसे रानी बनाकर रखता, खुद बेकारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सोच रहा है कि पद्मिनी मेरे लायक ही है। अब ये राघव चेतन नाम का जो ब्राह्मण था, जाति से ब्राह्मण है, राघव चेतन नाम का जो ब्राह्मण है, ये काले जादू करने में माहिर है। इसने क्या किया, काला जादू करना स्टार्ट कर दिया, किस पर, पद्मिनी पर जैसे ही काला जादू पूरा होता, उससे पहले ही सैनिकों को पता चल गई और राघव चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया। राघव चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। राघव चेतन को मृत्यु दंड ना देके इसे दे दिया गया देश निकाला। क्या दिया गया, देश निकाला। राघव चेतन से कह दिया कि आज के बाद मेवाड़ की भूमि पर दोबारा से नज़र मत आ जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। राघव चेतन यहाँ से चला जाता है और राघव चेतन सीधा जाके किससे मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी को किसकी जानकारी देता है, पद्मिनी की। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सूचना किसके द्वारा दी गई, राघव चेतन नाम के ब्राह्मण द्वारा दी गई। ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में पता चलता है और अलाउद्दीन खिलजी किस दुर्ग पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी दुनिया में से नायाब चीज़ों का शौक़ था। पद्मिनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और चित्तौड़ दुर्ग के अपनी साम्राज्यवादी नीति की वजह से इस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, किस दुर्ग पर, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो ये था आक्रमण का कारण। दोबारा से देखिए, पद्मिनी सिंगलदीप श्रीलंका की क्या है, राजकुमारी, पिता का नाम क्या है, गंदर सेन, माता का नाम क्या है, चंपावती, और यह कौन सा तोता रखती है, हीरामन तोता। हीरामन तोते कहाँ पाए जाते हैं, वर्तमान में गागरोन झालावाड़ में। यह तोता एक बार गलती से उड़कर कहाँ आ गया, मेवाड़ में आ गया, और मेवाड़ में यह तोता एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने किसको दे दिया, रतन सिंह को। रतन सिंह ने तोते के द्वारा पद्मिनी की प्रशंसा सुन ली और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रतन सिंह श्रीलंका पहुंच गया। वहां पर उसकी मुलाकात गंदर सेन से हुई और गंदर सेन ने रतन सिंह से के साथ पद्मिनी का विवाह कर दिया और पद्मिनी को लेकर ये कहाँ आ गया, मेवाड़। यहाँ पद्मिनी पर राघव चेतन नाम के एक ब्राह्मण की नज़र पड़ी और राघव चेतन ने यह सूचना किसको दी, अलाउद्दीन खिलजी को। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया, चित्तौड़ दुर्ग पर, या रतन सिंह पर क्या किया, आक्रमण। देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं पूरा। रतन सिंह के काल की प्रमुख घटना क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण
पहला, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक व आर्थिक महत्व। दूसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान समर सिंह ने इस पे से क्या वसूला था, टैक्स वसूला था। दो इम्पोर्टेंट कारण, पहला राजनीतिक कारण, दूसरा तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और तात्कालिक कारण है पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी है? सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी। पिता का नाम गंदर सेन, माता का नाम चंपावती और यह कौन सा तोता रखती है? हीरामन तोता। हीरामन तोते राजस्थान में वर्तमान में गागरोन झालावाड़ में पाए जाते हैं। एक बार यह तोता उड़कर कहाँ गया? मेवाड़ में। और मेवाड़ में किसने पकड़ लिया? शिकारी ने। किसको दे दिया? रतन सिंह को। रतन सिंह ने प्रशंसा किसकी सुन ली? पद्मिनी की। और रतन सिंह पद्मिनी को प्राप्त करने कहाँ पहुँच गया? श्रीलंका। गंदर सेन ने यहाँ पर पद्मिनी और रतन सिंह का विवाह कर दिया। पद्मिनी को लेकर रतन सिंह वापस मेवाड़ आ गया और यहाँ पर राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने इसकी क्या दे दी? राघव चेतन को पद्मिनी दिखी और इसने इसकी सूचना किससे दे दी? अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये थी स्टोरी। और इसके बाद में अब देखते हैं आक्रमण हुआ है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। रतन सिंह पर किसने आक्रमण किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हुआ है इस आक्रमण में? क्या अलाउद्दीन पद्मिनी को प्राप्त कर पाया या कुछ और हुआ है? कैसे युद्ध हुआ? कौन जीता कौन हारा? क्या हुआ है? तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है चित्तौड़ दुर्ग पर और इस आक्रमण में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं या क्या हुआ है तो वो देखेंगे। अब यहाँ पर आक्रमण हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग की ओर प्रस्थान किया, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और अगस्त 1303 तक ये दुर्ग के फाटक नहीं खुलवा सका। अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 में आक्रमण किया लेकिन अगस्त 1303 तक अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के फाटक नहीं खुलवा सका। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि भी धारण की थी, सिकंदर-ए-सानी, यानी सिकंदर के समान। कौन माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर के नाम से भी इसे भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और सोचा था मेवाड़ जैसी छोटी रियासत है, 10-15 दिन में जीत के वापस भी लौट आऊँगा, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये आक्रमण कर रहा है राजपूतों पर और राजपूतों में भी मेवाड़ के राजपूतों पर। दुर्ग जीतना तो बहुत दूर की बात, ये 8 महीने तक दुर्ग के फाटक तक नहीं खुलवा सका। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, मैंने एक बात बताई थी, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात सोची कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ में चित्तौड़ में हूँ और पीछे से कोई आक्रमणकारी आकर आराम से दिल्ली पर क्या कर सकता है? अधिकार, क्योंकि वहाँ पर ना अलाउद्दीन खिलजी है ना उसकी सेना है। तो पीछे से कोई आक्रमणकारी दिल्ली पर आकर कब्जा कर सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अगर मेवाड़ को जीत भी ले, पद्मिनी को प्राप्त भी कर ले और बदले में उसके हाथ से दिल्ली चला जाए तो ये कोई साम्राज्यवादी नीति नहीं होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लास्ट में सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी ने संधि का प्रस्ताव भिजवा दिया किसके पास? रतन सिंह के पास। संधि का प्रस्ताव किसके पास भिजवा दिया? रतन सिंह के पास। और रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भिजवा दिया। यहाँ पर रतन सिंह भी संधि करने के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि 8 महीने हो गए थे, दुर्ग के अंदर बंद थी पूरी राजपूत और यहाँ पर जो खाद्य सामग्री थी वो भी कम होने को आई थी। क्या पता था युद्ध कितने लंबे टाइम तक चलता। तो यहाँ पर रतन सिंह भी तुरंत संधि के लिए तैयार हो गया, क्योंकि कभी ना कभी तो दुर्ग के फाटक राजपूतों को खोलने ही पड़ते। यहाँ पर कितने दिन राजपूत और दुर्ग में कैद रहते। तो रतन सिंह ने संधि के लिए हाँ कर दी। संधि हुई अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य। यहाँ पर जब संधि हो गई, संधि करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से एक बात कही कि एक बार पद्मिनी को दिखा तो दो कैसी है।
कहीं मैं 8 महीने से वैसे ही यहाँ पड़ा हूँ, उस ब्राह्मण की बातों में आके मुझे एक बार शक्ल देखनी है किसकी, पद्मिनी की। पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को दिखाई गई और जो इतिहासकार बताते हैं, देखिए पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को दिखाई गई और पद्मिनी कुछ इस तरीके से दिखाई गई कि पद्मिनी खड़ी करी गई छत के ऊपर। छत से पद्मिनी का जो प्रतिबिंब है वो बना जल में। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जल में, और जल से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण में। इस तरीके से प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी दिखाई गई और मात्र एक क्षण के लिए अलाउद्दीन को पद्मिनी दिखाई गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बात कही है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार पद्मिनी को देखा था तो अलाउद्दीन खिलजी 2.5 घंटे तक बेहोश रहा था। अब ये बात झूठ है सही है ये तो मलिक मोहम्मद को पता होगी, लेकिन हमको जो पता है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी 2.5 घंटे तक बेहोश रखा था, यानी कि झूठ ही लगता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी जैसा क्रूर शासक जिसके हरम में इतनी सारी स्त्रियां थीं, अगर वो 2.5 घंटे तक बेहोश रह सकता है तो इस हिसाब से रतन सिंह को तो मर जाना चाहिए। उसे तो पद्मिनी पूरी मिल गई, ये तो कभी होश में ही नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही होश दिलाया जाता है, होश में आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक सनक पैदा हो जाती है कि अब तो चाहे दिल्ली हाथ से जाए, चाहे मेवाड़ जाए, चाहे मेरी एक एक कौड़ी चली जाए, एक एक पैसा चला जाए, लेकिन अब तो केवल कौन चाहिए, पद्मिनी। तो यहाँ पर उस अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि जिस दुर के फाटक में 8 महीने से नहीं खुलवा सका, कोई गारंटी नहीं कि मैं राजपूतों को इतनी आसानी से हरा दूं। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी लास्ट में प्रयोग करता है छल का। किसका प्रयोग करता है, छल का। अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए रतन सिंह स्वयं आता है। जब हिंदू धर्म में एक संस्कार है कि जब हमारे घर पहली बार कोई अतिथि आता है या फिर कोई हमारा रिश्तेदार आता है, दोस्त आता है, तो हम घर के बाहर पहली बार जहाँ पानी पड़ता है वहाँ तक उसे छोड़कर ज़रूर आते हैं। पानी पड़ने का अर्थ है जहाँ पहली बार पानी मिल जाए। हर घर के बाहर नाली ज़रूर होती है, गेट के बाहर ही छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रतन सिंह जैसे ही छोड़ने आता है, जैसे ही चित्तौड़गढ़ का आखिरी द्वार आता है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में बात चल रही थी रतन सिंह को कैद करने की। तो कैसे कैद किया जाए, तो यहाँ पर जैसे ही आखिरी फाटक आता है अलाउद्दीन खिलजी खुद पीछे हो जाता है, रतन सिंह को आगे कर देता है और पीछे से धक्का मार देता है। किसमें, रतन सिंह। बाहर किसकी सेना खड़ी है, अलाउद्दीन की। रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी छल से किसे बंदी बना लेता है, रतन सिंह को। जाते जाते अलाउद्दीन खिलजी एक बात कह के जाता है कि रतन सिंह को ले आना और पद्मिनी को दे आना। अब मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं केवल पद्मिनी की वजह से आया था। अगर तुम्हें अपना राजा चाहिए तो पद्मिनी को मेरे लिए दे आना। अब देखिए, चाहे रानी कितनी भी खूबसूरत हो, कैसी भी हो, लेकिन प्रजा का पहला चहेता होता है राजा। यहाँ पर अब पद्मिनी दोहरी दुविधा में फंस गई, अगर जाए तो पति धर्म नष्ट हो, नहीं जाए तो भी पति धर्म नष्ट होना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पद्मिनी ने अलाउद्दीन के पास संदेश भेजा और अलाउद्दीन से पद्मिनी ने कहा, ठीक है अलाउद्दीन खिलजी, मैं आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ मेरी 1600 सखी आ रही हैं। कितनी सखी, 1600। अलाउद्दीन ने सोचा जब पद्मिनी ऐसी है तो सखी भी ऐसी होंगी, थोड़ी बहुत कमती बढ़ती। तो 1600 सखियों के लिए 1600 पालकी तैयार की गई और पालकी में कोई भी सखी नहीं थी। प्रत्येक पालकी में कोई सखी ना बैठाकर सभी में सखा बैठाए गए थे। देखिए, हर किताब में इनकी संख्या अलग अलग मिलेगी। किसी किताब में कहेंगे कि 1 योद्धा बैठाया गया, किसी में कहेंगे 2 योद्धा बैठाए गए, कोई कहेगा कि 4 ने पालकी उठाई, कोई कहेगा 6 ने पालकी उठाई। तो हमें इससे कुछ भी संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी, हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं बस। जैसे मान लो पालकी में 2 योद्धा शस्त्रों सहित बैठाए गए और एक पालकी को उठाने के लिए कम से कम 4 जने तो चाहिए। तो यहाँ पर एक पालकी के साथ कितने जने हो गए, 6 जने हो गए। टोटल 9600 सैनिकों की सेना तैयार।
कुछ किताबों में ये संख्या बढ़कर मिलेगी, कुछ में घटकर मिलेगी। आपको संख्या से कुछ लेना देना नहीं है, आप तो बस बात सुनिए कि कितने लगभग 10,000 सैनिकों की सेना क्या हो गई तैयार। और ये 9600 सैनिक सीधे कहाँ पहुँच गए? अलाउद्दीन खिलजी के दुर्ग के बाहर। पद्मिनी सहित ये सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए। अलाउद्दीन खिलजी के पास जैसे ही दुर्ग के बाहर पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दे दी गई कि महाराज पद्मिनी आ गई। पद्मिनी आ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है बाहर क्यों है, भीतर लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ पद्मिनी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को बताया जाता है कि महाराज पद्मिनी आ तो गई है, लेकिन उसकी एक और शर्त है। अलाउद्दीन खिलजी ने छाती में थोड़ा सा सब्र किया और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा क्या शर्त है भाई? तो बताया गया कि पद्मिनी आज रात और अपने स्वामी के साथ ही रुकना चाहती है, यानी कि आज रात और पद्मिनी किसके साथ रुकना चाहती है? रतन सिंह। अलाउद्दीन ने भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं 8 महीने गुजार सकता हूँ तो एक रात और सही, आज रात और उसे किसके पास रुकने दो? रतन सिंह के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये 9600 पालकी थी, ये 1600 जो पालकी थी, ये किसके पास भिजवा दी? रतन सिंह के पास। अब एक बात सोचिए दोस्तों, रतन सिंह की सुरक्षा में कितने सैनिक लग रहे होंगे? एक व्यक्ति जेल में अंदर बंद है, बाहर ताला लटक रहा है, कितने सैनिक हैं जो लगाए गए होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसी जेल के बाहर पूरे अलाउद्दीन की सेना खड़ी हो। तो जितने भी सैनिक थे ये 9600 योद्धा निकले और पहले इन्होंने उन सैनिकों को 10, 20, 50 जितने भी हों उन सैनिकों को मारा और रतन सिंह को छुड़ा लिया। रतन सिंह को छुड़ा लिया और रतन सिंह और पद्मिनी को चित्तौड़ दुर्ग की ओर विदा कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग की ओर विदा कर दिया और यहाँ दिल्ली में जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था गौरा ने। दिल्ली में युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? गौरा ने। जबकि याद रखना मेवाड़ में जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? बादल ने। दिल्ली में युद्ध का नेतृत्व गौरा ने किया और मेवाड़ में किसने किया? बादल ने। यहाँ पर ये जो 10,000 सैनिक हैं, 9600 जो सैनिक हैं, इनको पता है कि हम अलाउद्दीन से का सामना नहीं कर सकते। बस ये केवल इसलिए इससे युद्ध लड़ रहे थे कि अगर हमने यहाँ पर अलाउद्दीन की सेना 2 घंटे भी रोक ली, इतनी देर में रतन सिंह और पद्मिनी कहाँ पहुँच जाएंगे? मेवाड़। यही ये सैनिक चाहते थे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को 2 भागों में डिवाइड किया। एक सेना इन सैनिकों से लड़ी और अलाउद्दीन खिलजी किसके पीछे? रतन सिंह के पद्मिनी के पीछे। रतन सिंह और पद्मिनी के पीछे चित्तौड़ दुर्ग तक गया और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। तो इस आक्रमण में मेवाड़ में हुआ प्रथम साका। इस आक्रमण में मेवाड़ में क्या हुआ? पहला साका। एक बार दोबारा से देखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 में आक्रमण किया। अगस्त 1303 तक दुर्ग के फाटक नहीं खुलवा सका। अंत में छल का प्रयोग किया, रतन सिंह को बंदी बना लिया। रतन सिंह को छुड़ाने के लिए स्वयं पद्मिनी गई और पद्मिनी अपने सैनिक वीरों की सहायता से, योद्धाओं की सहायता से रतन सिंह को वापस छुड़ा लाई। लेकिन पीछे से आक्रमण किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। अब इस आक्रमण में क्या हुआ है? इस आक्रमण में हुआ मेवाड़ में प्रथम साका। तो यहाँ तक देखो शायद मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कहानी सुनी है हमने बस। तो देखिए इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, कैसे इस आक्रमण में क्या साका हुआ है, किसने केसरिया का नेतृत्व किया, किसने जौहर का नेतृत्व किया, क्या हुआ इस साके के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, बात करें हम, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया है किस दुर्ग पर? चित्तौड़ दुर्ग पर। जनवरी 1303 में आक्रमण हुआ, अगस्त 1303 तक फाटक नहीं खुलवा सका। लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में क्या करवाया? साका। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में क्या करवाया? साका। अब देखिए दोस्तों, ये साका क्या होता है? साके में 2 घटना होती हैं। एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया प्लस जौहर इजिकल टू क्या कहलाता है? साका। केसरिया प्लस जौहर इजिकल टू साका। केसरिया क्या होता है कि जब राजपूतों को
जब राजपूत योद्धाओं को जो भी केसरिया करते हैं, राजपूतों को युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, तो राजपूत योद्धा अपने सिर पर एक केसरिया वस्त्र धारण करते थे या फिर अपने शरीर में केसरिया बाना पहन के युद्ध में कूद जाते थे, मरेंगे या मारेंगे। युद्ध में हमारी जीत या हार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, या तो हम मरेंगे या मारेंगे। वो घटना क्या कहलाती थी? केसरिया। और एक है जौहर। जौहर किसे कहते हैं? कि राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर या जल में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थीं। उस घटना को क्या बोलते थे? जौहर। जब ये दो घटनाएं एक साथ घटित हो जाती थीं, यानी केसरिया और जौहर एक साथ हो जाता था, उस घटना को क्या बोलते थे? साका। और चित्तौड़ दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया? साका करवाया। इसमें केसरिया का जो नेतृत्व किया वो किया है गौरावा बादल ने। किसने किया? गौरावा बादल ने। देखिए दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में रतन सिंह ने भी केसरिया किया, क्योंकि रतन सिंह भी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। पर मेनली याद रखना दोस्तों, इन दोनों के द्वारा केसरिया का क्या किया गया था? नेतृत्व। मैं लिख रहा हूँ कि रतन सिंह भी इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रतन सिंह ने भी केसरिया किया था, लेकिन मेनली केसरिया गौरा और बादल ने। इसके बाद में बात करें तो जौहर का जो नेतृत्व हुआ था वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ था पद्मिनी के नेतृत्व में। और यह जो साका था ये मेवाड़ का पहला तथा राजपूताने का द्वितीय साका था। मेवाड़ का प्रथम तथा राजपूताने का द्वितीय साका था। आप सभी को पता है राजपूताने का जो प्रथम साका हुआ था, राजपूताने का पहला साका ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग में ये साका भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, जो 1301 ईस्वी में हुआ था। जब हम रणथंभौर के चौहानों की बात करेंगे या जब हम रणथंभौर के चौहानों को पढ़ेंगे तो इस साके के बारे में वहीं पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बस वैसे ही बता रहा हूँ, बेसिक मौजवानी। यह साका राजस्थान का प्रथम साका है जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस समय रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान, और इस साके में केसरिया का नेतृत्व हमीरदेव चौहान ने किया था, जबकि जौहर का नेतृत्व रंग देवी ने किया था, जो हमीरदेव की पत्नी थी। इस साके में हमीरदेव की एक पुत्री भी हुई है देवलदे, जिसने पद्मा तालाब में कूदकर जल जौहर किया था, इसलिए देवलदे को पद्मला भी कहते हैं। तो जहां रणथंभौर दुर्ग की बात आएगी, रणथंभौर में साका हम जब पढ़ेंगे तो मैं पूरे विस्तारित रूप से इसको आपको समझाऊंगा, कैसे आक्रमण हुआ, कौन मरा, कौन क्या क्या हुआ है, सब कुछ हम रणथंभौर दुर्ग में ही पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहानों में। तो यहाँ पर तो देखिए, क्योंकि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का प्रथम साका। तो चित्तौड़ दुर्ग में अलाउद्दीन ने क्या करवा दिया? साका। और इस साके में केसरिया का नेतृत्व गौरा और बादल ने, जबकि जौहर का नेतृत्व पद्मिनी ने किया। यह मेवाड़ का प्रथम तथा राजपूताने का द्वितीय साका था। 26 अगस्त 1303 को 26 अगस्त 1303 चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ दुर्ग पर किसका कब्जा हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखिए, चित्तौड़ दुर्ग पर किसका कब्जा? अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा दोस्तों? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर रखा खिजराबाद।
पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या किया, तो याद रखना दोस्तों क्या नाम किया, खिजराबाद कर दिया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर किया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक, चित्तौड़ का प्रशासक अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां को बनाया। किसे बनाया, खिज्र खां। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया, खिज्र खां। जब खिज्र खां दिल्ली गया तो खिज्र खां यहां पर जालौर के मालदेव चौहान को प्रशासक बनाकर गया। किसे बनाकर गया, मालदेव चौहान। कहाँ का है, जालौर। खिज्र खां किसे प्रशासक बनाकर गया है, जालौर के मालदेव चौहान को। याद रखना दोस्तों यही वही मालदेव चौहान है जिसकी मूंछों की वजह से इसे मूंछाला मालदेव भी कहते हैं। मालदेव चौहान के बाद चित्तौड़ का जो प्रशासक बना ये इसका पुत्र हुआ है बनवीर चौहान। कौन हुआ, बनवीर। तो मालदेव चौहान के बाद में कौन बना है, बनवीर। देखिए एक बार दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, चित्तौड़ का अलाउद्दीन चित्तौड़ दुर्ग 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर किसने कब्जा कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद। चित्तौड़ का प्रशासक इसने किसे बनाया, खिज्र खां को बनाया। खिज्र खां ने प्रशासक जालौर के मालदेव चौहान को, और मालदेव चौहान ने प्रशासक किसे बनाया, बनवीर को। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक लेखक भी आए थे और लेखक का नाम मिलता है अमीर खुसरो। कौन आया था दोस्तों, अमीर खुसरो। देखो अमीर खुसरो की अभी आपको जानकारी दूंगा, नहीं यहीं पर देख लो, अमीर खुसरो। इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ में एक लेखक आए हैं, लेखक का नाम क्या है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये इटावा यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म इटावा यूपी में। इनकी अगर उपाधि देखें तो इन्हें भारत का तृतीय हिंद, भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं। भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कौन कहलाता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित पुस्तक, मेवाड़ अभियान से संबंधित पुस्तक कौन सी है दोस्तों, खजाइन उल फतू। कौन सी पुस्तक है, खजाइन उल फतू। ये इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित पुस्तक है। अमीर खुसरो का जन्म इटावा यूपी में हुआ था। इन्हें भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं। और इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित जो पुस्तक है वो कौन सी है, खजाइन उल फतू। देखिए कौन सी पुस्तक लिखी है, मेवाड़ अभियान से संबंधित जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, खजाइन उल फतू। यहाँ देख लीजिए नाम एक बार, खजाइन, नीचे दिख नहीं रहा था आपको, उल फतू। अमीर खुसरो की मेवाड़ अभियान से संबंधित पुस्तक कौन सी है दोस्तों, खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो जन्म हुआ है इटावा यूपी में। इन्हें भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं। और इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित पुस्तक कौन सी है, खजाइन उल फतू। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछी हुई बुक है कि मेवाड़ अभियान से संबंधित अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक है, खजाइन उल फतू। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है, पद्मावत।
मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पद्मावत, जो इस आक्रमण से संबंधित है और जिसमें पद्मिनी का क्या है वर्णन। पद्मिनी का क्या है इसमें वर्णन। देखिए दोस्तों, इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक लेखक आए थे। लेखक का नाम क्या मिलता है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं। इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित जो पुस्तक है वो कौन सी है? खजाइन उल फतूह। कौन सी पुस्तक है? खजाइन उल फतूह। ऐसे ही इस अभियान से, इस आक्रमण से संबंधित या पद्मिनी का जिस पुस्तक में वर्णन है वो पुस्तक कौन सी है? पद्मावत। और इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। इस तरह से मेवाड़ में जो रावल शाखा थी उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अगर हम कहें आपसे कि मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक, तो मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक, और मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ है? रतन सिंह। कौन हुआ है दोस्तों? रतन सिंह। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम जो शासक है वो कौन कहलाता है? रतन सिंह कहलाता है। इस तरह से मेवाड़ में रावल शाखा का क्या होता है? अंत। हम कल पढ़ेंगे आपकी सिसोदिया शाखा। एक बार दोबारा से देखिए दोस्तों, पूरे रतन सिंह को मैं एक बार दोबारा से आपके लिए बता रहा हूँ। पहले एक बार इसे देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त को चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। यहाँ का प्रशासक अलाउद्दीन ने किसे बनाया? अपने पुत्र खिज्र खां को। जब खिज्र खां दिल्ली बना गया तो इसका प्रशासक जालौर के मालदेव चौहान को, इसे मूछाला मालदेव भी कहते हैं। मालदेव चौहान प्रशासक किसे बना के गया? बनवीर को। किसे बनाकर गया? बनवीर को। तो यहाँ पर बनवीर को बना गया। इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ एक लेखक कौन आया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म इटावा यूपी में हुआ था। इसे भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं। और इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित जो पुस्तक है वो है खजाइन उल फतूह। कौन सी है? खजाइन उल फतूह। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछी हुई पुस्तक है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी की एक पुस्तक है पद्मावत, जिसमें इस युद्ध का वर्णन हुआ है और स्पेशल वर्णन पद्मिनी का हुआ है। और मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम जो शासक हुआ वो कौन हुआ? रतन सिंह। तो इस तरह से मेवाड़ में रावल शाखा क्या हो गई? समाप्त। दोस्तों एक बार दोबारा से मैं पूरे रतन सिंह को आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ, तो सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। एक बार दोबारा से मेरे साथ में ही बोलने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए, रतन सिंह, इसके काल की सबसे प्रमुख घटना अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। इसके मैंने कारण बताए थे। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक व आर्थिक महत्व बताया था। अलाउद्दीन को गुजरात अभियान के दौरान समर सिंह को टैक्स देना पड़ा था। दो इम्पोर्टेंट जो कारण बताए थे मैंने, पहला राजनीतिक, दूसरा तात्कालिक। राजनीतिक कारण था पद्मिनी को अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, और जो तात्कालिक कारण था पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर सेन था, माता का नाम चंपावती था, और यह कौन सा तोता रखती थी? हीरामन तोता रखती थी। पद्मिनी से संबंधित जो पुस्तक है वो है पद्मावत। रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी। 1540 में शेरशाह सूरी के काल में से लिखा गया है। अब देखिए, जो हीरामन तोते हैं राजस्थान में वर्तमान में गागरोन झालावाड़ में पाए जाते हैं। जो सारी जो घटना है उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो तोते के ऊपर है, क्योंकि तोता अगर नहीं होता तो शायद कुछ भी ना होता। देखिए, ये तोता एक बार उड़कर मेवाड़ आ गया। मेवाड़ में एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने पकड़कर रतन सिंह को दे दिया, और रतन सिंह को इस तोते ने पद्मिनी की प्रशंसा सुना दी। रतन सिंह कहाँ पहुँच गया? श्रीलंका। गंधर सेन ने रतन सिंह और पद्मिनी की शादी करवा दी, जिसको लेकर रतन सिंह वापस मेवाड़ आ गया। मेवाड़ में रतन सिंह ने एक ब्राह्मण था राघव चेतन, और राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को इसकी क्या दे दी? सूचना दे दी। राघव चेतन ने जब सूचना दे दी, आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन ने जनवरी 1303 में आक्रमण किया। अगस्त 1303 तक दुर्ग के फाटक नहीं खुलवा सका। चित्तौड़ दुर्ग में
इसके बाद नहीं खुलवा सका, लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने छल का प्रयोग किया और छल से रतन सिंह को बंदी बनाकर ले गया, जिसे पद्मिनी छुड़ा कर लाई। दिल्ली में जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व गौरा ने किया, मेवाड़ में जो हुआ उसका नेतृत्व बादल ने किया। यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग में अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में क्या करवाया, साका। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन का क्या हो गया, कब्जा। इस साके में केसरिया का नेतृत्व गौरा और बादल ने, कुछ किताबों में रतन सिंह ने भी। तो गौरा, बादल और रतन सिंह 3 नाम हैं। जौहर का नेतृत्व पद्मिनी ने। यह साका मेवाड़ का पहला तथा राजपूताने का द्वितीय साका है। राजपूताने का पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ। रणथंभौर के चौहानों में हम इसे विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद। और चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया, खिज्र खां को। जब खिज्र खां दिल्ली गया तो यहाँ का प्रशासक जालौर के मालदेव चौहान को, और मालदेव चौहान के बाद इसका प्रशासक कौन, बनवीर चौहान। इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ एक लेखक आया था, अमीर खुसरो, जन्म इटावा यूपी में। इन्हें भारत का तृतीय हिंद या भारत का तोता कहते हैं, और इनकी मेवाड़ अभियान से संबंधित पुस्तक है खजाइन-उल-फतूह। कौन सी पुस्तक है, खजाइन-उल-फतूह। इसके बाद में पद्मिनी से संबंधित पुस्तक पद्मावत, रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। और मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ है, रतन सिंह। तो ये था आपका रतन सिंह और उसकी रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन और उसके बीच के संबंध। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका रतन सिंह हो गया। रतन सिंह के बाद मेवाड़ में जो गुहिल शाखा थी या जो रावल शाखा थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। और अगली जो शाखा हमें पढ़नी है वो है अपनी कौन सी, सिसोदिया शाखा। तो सिसोदिया शाखा या सिसोदिया जो डायनेस्टी है उसको हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि सिसोदिया वंश के बारे में। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसा कि मुझे लग रहा है, शायद आपको क्लास पसंद आ रही होंगी और जो कुछ है समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, जिससे हम उन्हें दूर कर सकें और अच्छा आपको देने की कोशिश कर सकें। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको जो कुछ भी हो बोर्ड पे ही याद हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मैटर पहुँचाया जाए, जिससे आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है या कुछ किसी अन्य टीचर से पढ़ने की। मैं इस बात की आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिए। हमें बताइए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारी खूबियां हैं, कैसे और इसको अच्छा किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ लिया और मेवाड़ की रावल शाखा क्या हो गई, समाप्त। अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सिसोदिया शाखा के बारे में। मेवाड़ की सिसोदिया शाखा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शाखा भी मानी गई है, उसी में हमें बहुत सारे मेवाड़ के वीर शासकों के बारे में पढ़ना है, तो उन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.